नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि साइंस का जो प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न इससे बनता है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आप एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, उसमें हर एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जाता है साइंस से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग ये साइंस से जो प्रश्न है इसे हम लोग देखेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल भी होंगे और फैक्ट आधारित भी प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट। कैम्ब्रियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, उसके बारे में बताना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया, यह जाइलम एवं फ्लोएम के बीच स्थित रहता है, जो कि बिल्कुल सही है। यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधों में पाया जाता है। नहीं, यह दोनों में नहीं पाया जाता है। यह जो है तीसरा पॉइंट, यह एक या कई परतों का बना होता है, जो कि बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट, इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है, जो कि ये भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का जो आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो कैम्ब्रियम है यह पौधे में एक उत्तक का परत होता है, जिसमें यह कार्य होता है, जिसमें संवहन का कार्य होता है, और यह जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित रहता है। तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि कोबाल्ट और CO होल्ड यहाँ पे CN6 के पावर -3 है। तो इसमें कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या है उसे हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो साइनाइड है इसका हम लोग वैलेंसी याद रखेंगे। तो इसका जो वैलेंसी होता है CN का, यह होता है -1। और यह पूरा जो है यहाँ पे हम लोग कोबाल्ट का निकालना है, तो कोबाल्ट का जो है उसे हम लोग X मान लेते हैं, और कोबाल्ट का हमने जो है उसे हम लोग X मान लिए। कोबाल्ट का जो है यहाँ पे CN का जो है, एक मिनट सॉरी, CN का जो है ना यहाँ पे साइनाइड का है यहाँ पे -1। और जब हमको निकालना है यहाँ पे कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का जो है इसे हम लोग X मान लेते हैं। तो इसे हम लोग X मान लिए और प्लस करेंगे, यहाँ पे साइनाइड का -1 है और इसमें कितने इसके अणु है, तो 6 है। तो इस तरह यहाँ पे हो जाएगा 6 × -1 और बराबर में यहाँ पे एक, अगर यहाँ पे ये -3 नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते, लेकिन यहाँ पे -3 है, इसलिए हम लोगों को इधर भी -3 लेना होगा। तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगले स्टेप में यहाँ पे होगा कि x बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे x -6 और बराबर में इधर -3 हो जाएगा। तो इस तरह जब हम यहाँ पे x है और इधर जाएगा तो -3 और प्लस में 6 हो जाएगा। तो इस तरह x का जो आएगा वैल्यू वो +3 आ जाएगा। तो इसलिए कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या है वह +3 होगा। तो इस तरह यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे C, यानी +3 इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वह हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझे होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो कि एक न्यूमेरिकल सवाल है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक बस विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करता है और 250 मीटर की दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा, इसको हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इस बस है इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है, यानी जो प्रारंभिक वेग है उससे देखेंगे। तो जो इसका प्रारंभिक वेग है u, वो यहाँ पे 0 है, और जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसका मान यहाँ पे दिया गया है 250 मीटर, और यहाँ पे हम लोगों को टाइम निकालना है इससे। और यहाँ पे एक त्वरण का भी मान यहाँ पे दिया गया है, एक्सेलरेशन का यहाँ पे मान दिया गया है कि 0.5 है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि
जो है यहाँ पे, इसमें हम लोग ये एक फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है एस बराबर जो होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में जब हम लोग यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे जो इसका एस का वैल्यू है यहाँ पे 250 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 250 मीटर यहाँ पे रखेंगे और बराबर में यहाँ पे यू का मान 0 है, तो 0 गुने टी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हाफ है और इसमें हम लोग गुना करेंगे कितना से, जो त्वरण है इसका मान है यहाँ पे, इसका भी त्वरण का मान है हाफ, तो इसका हो जाएगा 0.5 यानी 1/2। और यहाँ पे जो टी है इसको हम लोग को निकालना है, तो टी का यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। और इस प्रकार जब हम यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो टी स्क्वायर का जो मान है वह यहाँ पे 250 गुने 250 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। और इस प्रकार जब हम लोग यहाँ पे टी का मान निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग जब टी का मान यहाँ पे निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे टी का मान आ जाएगा √1000, जो कि यहाँ पे 4 से गुना होगा तो 25 चौका 100 और 1 0। तो इस प्रकार हम इसका जो अंडर रूट होगा ये 30 के आसपास होगा, 30 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस प्रकार इसका हम लोग कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, जो कि 31.6 सेकेंड इसका टाइम होगा। आई होप कि आप लोगों ने इस प्रश्न को समझा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 4 नंबर कि पौधों के उत्सर्जित पदार्थ किस पदार्थ में संचित रहते हैं, इसको बताना है। तो किस में संचित रहते हैं, तो जो पौधों के जो होते हैं उत्सर्जित पदार्थ वह यहाँ पे पत्तियों में भी रहते हैं, छालों में भी उपस्थित रहते हैं और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी जो वैक्यूल होता है उसमें भी होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वह अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थ होता है, और पौधा में जो वास्तविक जो उत्सर्जन पदार्थ होता है वह लगभग न के बराबर ही होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 5 नंबर, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है यदि एक छोटी वर्षा बूंद हवा से होकर गिरती है तो क्या होता है। तो जब एक छोटी सी वर्षा की जो बूंद होती है वह हवा से होकर गिरती है तो क्या होता है। तो जब वो हवा से होकर गिरेगी तो उसमें इसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता जाएगा और तब इसका वेग नियत हो जाएगा। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 6 नंबर प्रश्न की एसिटिलीन अणु होता है। जो एसिटिलीन अणु होता है वह किस प्रकार का होता है। तो जो एसिटिलीन अणु होता है वह एक रेखीय होता है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि आनुवांशिक विभिन्नता का संचरण केवल पहली पीढ़ी में होता है, जो कि ये गलत है। आनुवांशिकता का जो विभिन्नता का जो संचरण होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही जाता है, तो इस प्रकार ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, कायिक विभिन्नता का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है, जो कि ये भी गलत है। जो कायिक विभिन्नता होती है वह केवल पहली ही पीढ़ी में देखा जाता है, उसकी अगले पीढ़ी में ये जो कायिक विभिन्नता है यह नहीं देखी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे न तो ए न दो। इसका इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो ए सही है न दो। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अपकेंद्रण सिद्धांत का प्रयोग होता है। जो अपकेंद्रण का जो सिद्धांत है वह किस पर प्रयोग करते हैं। तो जो अपकेंद्रण का जो होता है यहाँ पे प्रयोग, उसे हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि जांच प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्र की जांच में, दूसरा है दूध से क्रीम निकालने में, तीसरा है यहाँ पे वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल निचोड़ने में।
तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों इसमें सही है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका मतलब जो यहाँ पे दिया गया है, इसका ऑप्शन जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कूट भाषा में, तो यहाँ पे तीनों ही जो कथन था वो सही था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है। इसे हम लोग देखेंगे कि एक प्रोटॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है। इस पर 4 × 10⁻³ न्यूटन का अभिकेंद्रीय बल लगता है। इसका घूर्णन की कोणीय चाल कितना होगा। और यहाँ पे इसका द्रव्यमान जो प्रोटॉन है इसका द्रव्यमान इतना दिया गया है। तो इसमें हम लोगों को कोणीय यानी एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है और इसकी जो रेडियस है वो भी दिया गया है और इसका जो बल है अभिकेंद्रीय बल है वो भी दिया गया है और हमको इसमें कोणीय वेग हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो अपकेंद्रीय बल होता है F बराबर जो होता है यहाँ पे mv²/r होता है और जो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है यानी जो रेखीय वेग होता है जो कि v से हम लोग इसे डिनोट करते हैं रेखीय वेग, इसका मान होता है यहाँ पे कोणीय वेग यानी ओमेगा और गुने त्रिज्या r। इस प्रकार जब हम लोग यहाँ पे हम लोग v का जो मान है इसमें जब हम इसमें पुट करेंगे ये मान यहाँ पे तो देखेंगे हम पाएंगे कि F बराबर जो होगा यहाँ पे m होगा इंटू ओमेगा² इंटू r² हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पे r हो जाएगा। तो इस प्रकार r से एक r कट जाएगा तो यहाँ पे फाइनल में हम लोगों को बचेगा क्या, तो फाइनल में बचेगा m ओमेगा² और इंटू r। तो इसी पे हम लोग जब यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि F बराबर m ओमेगा² आया है। तो जो यहाँ पे m बराबर जो आया है, m बराबर जो हम लोगों को यहाँ पे निकल के F बराबर जो हम लोगों को निकल के आया है F बराबर कि m इंटू ओमेगा² तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा² बराबर लिखेंगे कि F बट्टा m r। तो F यानी अभिकेंद्रीय बल का यहाँ पे मान दिया गया है, जो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल का जो मान है उसे हम लोग देखेंगे तो वो यहाँ पे दिया गया है। अभिकेंद्रीय बल F का मान यहाँ पे दिया गया है कितना, तो F का मान यहाँ पे 4 × 4 × 10⁻³ और बट्टा में यहाँ पे जो इसका मास है 1.6 × 10⁻27 और यहाँ पे जो रेडियस है इसका मान दिया गया है 0.1। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पे 10 जाएगा गुना में, फिर यहाँ पे ये जो 0.6 है इसका यहाँ पे 0 हटाएंगे तो ऊपर फिर एक हम लोगों को यहाँ पे 0 जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोग ये ओमेगा² का वैल्यू है तो 4 से हम लोग काटेंगे तो 4 चौक 16 नीचे हो जाएगा। और अब हम अगले स्टेप में देखेंगे कि क्या होता है। तो अगले स्टेप में यहाँ पे कट कुट के इतना आया है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जो कि ओमेगा² के बराबर यहाँ पे क्या आया, तो 1/4 और इंटू में यहाँ पे 10⁻³ और ऊपर में 100 है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 27 और प्लस में यहाँ पे 2 और इसमें जुट जाएगा यानी यहाँ पे 10 के पावर जो 2 है ये भी जुटेगा तो 10 के पावर 29। अब इसमें से ये जब हम इसको घटाएंगे तो इसमें से हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 29 में से जब हम लोग 13 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 16 बच जाएगा। तो यानी जो ओमेगा² का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो जो ओमेगा² का जो वैल्यू है यहाँ पे 1/4 इंटू
1/4 इंटू 10 के पावर 8 आ जाएगा, 10 के पावर 8 आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू। ओ सॉरी, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 के पावर 16 आ जाएगा, क्योंकि 29 में से जब हम लोग 13 घटाएंगे तो 16 बचेगा, जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अब यहाँ से हम लोग ओमेगा का मान निकालेंगे, तो इसमें अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और इंटू 10⁸ हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग पाएंगे कि 0.5 गुने 10 के पावर 8 रेडियन पर सेकेंड इसका वैल्यू आया। और यहाँ पे हम एक जीरो यहाँ पे लगाएंगे तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पे 5 गुने 10 के पावर 7 रेडियन पर सेकेंड। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी 5 गुने 10 के पावर 7 रेडियन पर सेकेंड। आई होप कि आप लोगों ने ये समझा होगा, इसे एक बार और देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि कभी कभी खिलाड़ी यानी एथलीट ज़बरदस्त ताकत प्राप्त करने हेतु तथा प्रदर्शन बेहतर करने के लिए किशोरों का रक्त खुद के शरीर में चढ़ाते हैं, इसे क्या कहते हैं? यानी जब जो कोई एथलीट होता है उसे ज़बरदस्त यानी बहुत ज़्यादा उसे ताकत प्राप्त करना होता है और बेहतर प्रदर्शन करना होता है, इसलिए वो जो 20-21 वर्ष के जो किशोर होते हैं उनका खुद रक्त यानी अपने शरीर में चढ़ाते हैं, तो उसे हम लोग उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे ब्लड डोपिंग कहते हैं। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 11 नंबर प्रश्न है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, जो एमनियोसेंटोसिस जो एक तरीका है यह क्या बताता है? तो यह यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रूण के लिंग को बताता है। जो एमनियोसेंटोसिस जो एक प्रशिक्षण है जो गर्भावस्था के दौरान यह जांच करने के लिए किया जाता है कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम जैसी आनुवंशिक या क्रोमोसोमल स्थिति है या नहीं, इसलिए इस टेस्ट को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन सा सही नहीं है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही नहीं है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है, खट्टे एवं सिट्रस फल में विटामिन सी की प्रचुरता होती है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ये सही है। दूसरा पॉइंट, मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि ये भी सही है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल ये सही है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे ऑप्शन जो डी है यह गलत है, क्योंकि अंकुरित अनाज में विटामिन ए नहीं पाया जाता, विटामिन ई पाया जाता है, जिसे हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम लोगों को मिलान करना है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, फसल है और रोग है। तो जो टिक्का जो रोग है यह कवक के कारण होता है और यह मूंगफली में होता है, जो कि बिल्कुल सही है। कैंकर जो रोग है यह जीवाणु के कारण होता है। कैंकर रोग जो है ना यह जीवाणु के कारण होता है, लेकिन यह आम में नहीं होता है, यह टमाटर और नींबू में होता है। ये जो कैंकर रोग है यह जीवाणु के कारण होता है और यह टमाटर और नींबू में होता है। और यहाँ पे जो अग्नि नीरजा जो रोग है, अग्नि नीरजा रोग, यह जीवाणु के कारण होता है, सेब और नाशपाती में होता है। और यहाँ पे हरित वाली जो रोग है यह कवक के द्वारा होता है और ये बाजरा में होता है, ये कवक के द्वारा होता है, इसे आप लोग याद रखिए। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, यानी कौन मिश्रण नहीं है। तो वायु जो है ये मिश्रण है, कांच जो है ये भी मिश्रण है, और यहाँ पे जो पीतल है ये भी मिश्रण है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO
ये मिश्रण नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा जो कथन है यह सही नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। किसी भी तत्व के जो होते हैं ना सभी परमाणु समान होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि अलग अलग परमाणु है तो उसका आकार भी अलग होगा, द्रव्यमान भी अलग होगा और उसका केमिकल गुण भी अलग होगा। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जो कि बिल्कुल ये भी सही है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट, जो कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, वो संरक्षित होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो कथन यहाँ पे डी है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ तथा एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, यानी निम्न में से जो कौन सा तत्व है जिसे हम लोग वाइट गोल्ड और एडम्स उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो इसका आंसर है इसका हो जाएगा ये, इसे हम प्लेटिनम को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो दिया गया है कि न्यूमेरिकल है ये, कि किसी वस्तु पर 1.5 सेकेंड 1.5 सेकेंड के लिए एक बल लगाने पर उसकी चाल 1.5 मीटर पर सेकेंड से 4.5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और बाद में उसी बल को 2 सेकेंड तक लगाया जाता है, तो उसकी चाल में कितना परिवर्तन होगा, तो इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टाइम भी दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग भी दिया गया है और अंतिम वेग भी दिया गया है। तो इससे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे त्वरण का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों का पहला ही काम होगा कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान हम लोग निकालेंगे। तो त्वरण का मान हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो त्वरण का मान हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे v बराबर जो होता है, यहाँ पे v बराबर जो होता है u प्लस AT। इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग दिया गया है कितना है, तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे 4.5 है, और इधर 4 यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे एक्सेलरेशन का। तो a बराबर हो जाएगा हम लोग का v माइनस यू और बट्टा में हम लोग यहाँ पे t। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे a का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 4.5 में से 1.5 घटेगा तो बचेगा 3, और बट्टा में यहाँ पे 1.5 सेकेंड टाइम है। तो 1.5 से जब हम 3 को भाग देंगे तो यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा 2। तो इस प्रकार एक्सेलरेशन a का मान हम लोगों को प्राप्त हो गया कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोगों ने a का मान भी यहाँ पे निकाल लिया। अब अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो इसका अंतिम वेग इसको हम लोग को निकालना है। तो v बराबर हम लोग को निकालना है u। तो यहाँ पे अब जो इसका अंतिम वेग ये था, ये अब इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 4.5 हो जाएगा ये, और प्लस में यहाँ पे जो 80 है, तो a का मान हम लोगों ने 2 मीटर पर सेकेंड निकाल लिया, और यहाँ पे जो टाइम है ये 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 और ये 4.5 प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा 8.5। तो इस प्रकार इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आ गया 8.5। और यहाँ पे पूछा है कि चाल कितना परिवर्तन होगा, तो 8.5 में से जब हम लोग 4.5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है इसका हो जाएगा यहाँ पे 4.5 मीटर पर सेकेंड इसके चाल में परिवर्तन होगा। आई होप कि आप लोगों ने इस प्रश्न को समझा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि फ्यूज
तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फ्यूज जो तार है इसके संबंध में कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो पहला यहाँ पे कथन दिया गया है कि फ्यूज शॉर्ट सर्किट तथा अतिभारण के समय विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखता है, जो कि बिल्कुल सही है, यह सेफ्टी का काम करता है। अगला पॉइंट, फ्यूज का गलनांक बहुत ही कम होता है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट, फ्यूज की प्रतिरोधकता काफ़ी उच्च होती है, ये भी सही है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट, फ्यूज विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, जो कि बिल्कुल गलत है, यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यही इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल होना चाहिए। कोई भी जो प्रतिध्वनि है उसको जब हम लोग सुनते हैं तो उसका जो मूल आवाज़ है और जो उसका यानी परावर्तित जो ध्वनि आता है उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वह कितना होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/10 सेकेंड से अधिक होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा किस तिथि को अंतरिक्ष में कदम रखे थे। तो जो राकेश शर्मा थे वह किस दिन अंतरिक्ष में सबसे पहले कदम रखे थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है 3 अप्रैल 1984 इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, पुमंग जो है वह पुष्प के मादा भाग, जो कि बिल्कुल गलत है, यह पुष्प के नर भाग को कहते हैं। और जयांग जो है यह पुष्प के नर भाग, ये भी गलत है, ये जो जयांग है यह पुष्प के मादा भाग को कहते हैं और पुमंग उसके नर भाग को कहते हैं। इस प्रकार जो इसका है केवल एक सही है। और इसमें हम लोग देखेंगे जो पुष्प के जो 4 चक्र होते हैं, पहले इसमें बाह्य दलपुंज होगा, बाह्य दलपुंज के बाद दलपुंज होगा और दलपुंज के बाद यहाँ पे पुमंग होगा यानी नर भाग होगा और उसके बाद यहाँ पे जयांग होगा जो कि मादा भाग। तो यही 4 इसमें होते हैं। तो अगले हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर प्रश्न है कि लाल तप्त स्थिति 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक कठोर स्टील तप्त किया जाता है और फिर तुरंत उसे ठंडा पानी या तेल में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्टील को कौन सा गुणधर्म मिल जाता है। तो जब किसी भी पदार्थ को सबसे हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और वो भी स्टील है, कठोर स्टील को, और फिर उसको तुरंत ठंडे पानी या तेल में डाल दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया से उसे क्या प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से उसे कठोरता प्राप्त होती है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कठोरता उसे प्राप्त होती है। और इस्पात में जो कार्बन का जो प्रतिशत है वह 0.1 से 1.5% होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा। तो पृथ्वी के जो केंद्र है उस पर किसी पिंड का द्रव्यमान कितना होता है। तो इस पर इसका जो द्रव्यमान होता है वह स्थिर रहता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, अगर दाब घटाकर आधा कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे जो है ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ध्वनि की चाल जो पहले थी वही बाद में रहेगी यानी अपरिवर्तित रहेगी। इस प्रकार इसका जो आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न है कि सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक निम्न होने का कारण क्या है। यानी जो सहसंयोजक जो यौगिक होता है उसके
द्रव्यनांक एवं क्वथनांक का निम्न होना किस कारण से होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो उसमें जो सहसंयोजक यौगिक में जो द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है, उसका सबसे मेन रीज़न है कि उसमें जो अंतराण्विक बल होता है वह बहुत ही कमज़ोर होता है। और इसमें इसका हो जाएगा इस तरह से ऑप्शन डी, यानी अंतराण्विक बल बहुत कमज़ोर होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले दिन और अगले वीडियो के साथ। इसका जो अगला सेट हम लोग करेंगे, कल हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।